नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम धनेश कुमार दीक्षित है और मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मैं पिछले 5 वर्षों से इस सिविल सेवा की तैयारी में और अध्ययन अध्यापन में लगा हुआ हूँ। और जैसा कि मुझे अधिकृत किया गया है कि मैं आपको जियोग्राफी विषय जो कि हमारे पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पढ़ाऊँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें यूपीएससी में जियोग्राफी क्यों पढ़ना है। पढ़ना इसलिए उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि हमारे पाठ्यक्रम में जैसा यूपीएससी रहता है। दूसरा कारण भी ये है क्योंकि पाठ्यक्रम में तो 2 ही कारण हैं और दोनों कारण सेम है, इसलिए हमें ये पढ़ना है। यूपीएससी में जो आप डिटेल एनालिसिस करते हैं, जब देखते हैं विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं, कोई रूपरेखा देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमारे एनसीईआरटी से होते हैं। कभी कभी एनसीईआरटी में जो चार्ट्स दिए होते हैं, कभी कभी एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइन 2 चीज़ों के बीच के अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछ लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि सीधे सीधे कोई फैक्ट उठाया एनसीईआरटी से और प्रीलिम्स में एज इट इज रख दिया। अभी इस बार के प्रश्नों को देखा जाए प्रीलिम्स के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हैं, आपकी एक जो सामान्य समझ बनती है इस परीक्षा के दौरान, जो आप तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ आपके बेसिक नॉलेज को चेक किया गया। जैसे कि एक प्रश्न था, उसमें कुछ एक जड़ी बूटी को लेकर प्रश्न था, किसी एक जानवर को लेकर प्रश्न था। तो ये जो भी चीज़ें आप देखेंगे वो आपको सारी की सारी एनसीईआरटी में मिल जाती हैं। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ने का रीज़न ये है कि जब हम कोई अपना घर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसकी जो नींव हो वो मजबूत हो। कहते हैं ना कि मजबूत नींव पर एक मजबूत भवन का निर्माण होता है। तो एनसीईआरटी हमारा वही है जो मजबूत नींव को तैयार करता है, जिस पर हम अपनी यूपीएससी की आगे की पढ़ाई, आगे की जर्नी तैयार कर सकते हैं, अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। दूसरा ये है कि ज्योग्राफी को लेकर काफ़ी मिथ्स हैं कि लंबा सिलेबस है, लोग कर पाते नहीं हैं, ले लेते हैं, जिन ऑप्शनल ले लेते हैं, जीएस में इतनी दिक्कत है तो ऑप्शनल में कैसे काम चलता होगा। ये सब घटिया मूसी बातें हैं, आप इनमें मत पढ़िए। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप पढ़ने आए हैं, आपका लक्ष्य यहाँ पर पढ़ाई है, तो आप लक्ष्य को अपनी प्रायोरिटी रखिए, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रखिए। उसके साथ साथ आप जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो आपका शौक़ है, जो आपकी हॉबी है, उसको फॉलो करिए। हो सकता है आप में से किसी को सिंगिंग का शौक़ हो, किसी को लिखने का शौक़ हो, किसी को घूमने का शौक़ हो, तो सप्ताह में 15 दिन में 20 दिन में एक आध दिन अपने लिए निकालिए। तो उससे क्या होगा कि आपका मन जो है वो भी नहीं थकेगा, आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा, साथ साथ आपका दिमाग जो है ना वो विकसित होगा। तो आते हैं अपने विषय पर कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए इसलिए कि सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी की जब आप भाषा देखेंगे तो जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी को गेन करता है 6 से लेकर 12 तक, उसी भाषा के क्रम में चीज़ें समझाएंगे। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता आपको, इससे अच्छा कोई भी लेखक हो, कोई भी जियोग्राफर हो, वो आपको समझा पाएगा जितना अच्छा आपको एनसीईआरटी समझा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एनसीईआरटी में एक पूरा जो हमारा रिसर्च एनालिसिस है, जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च है, उनका निचोड़ जो है वो आपको इजीली मिल जाता है। तो उसके लिए आपको अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है, माफ़ करना, सॉरी। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। बाकी अपना लक्ष्य है आईएएस बनना। बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। क्या वो शेर है कि हम सोचें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। देखो दोस्त, यहाँ तजुर्बा लेने नहीं आए, पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो और अच्छे से सेलेक्ट होके जाओ, फिर वो तजुर्बा लेना। ठीक है, अभी ध्येय आपका पढ़ाई का होना चाहिए। आप अपने सामने 2 ऑप्शन मत रखना, नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अरे क्यों नहीं होगा, जब पढ़ेंगे तो होगा। हमें तजुर्बा नहीं चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें पढ़ना है और सेलेक्ट होना है। तो ये है, और चलते हैं। हमारा विषय जो है वो है जियोग्राफी।
हिंदी में इसे भूगोल कहते हैं। इसमें बात करते हैं जो सबसे छोटा एक टॉपिक है, वैसे तो इसके सारे टॉपिक बड़े हैं, बट ज्योग्राफी में जैसे आप अभी देखेंगे इस साल का जो प्रश्न पत्र है प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे या फिर मैप से रिलेटेड। मैप आजकल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आपको बहुत बेसिक सी बात है, आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे मान लो वहाँ पर कोई चीज़ आई, इटली के बारे में आया या फ्रांस के बारे में आया, तो आपको पता होना चाहिए कि इटली फ्रांस यूरोप में पड़ता है, एशिया में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उसकी लोकेशन देखो, वहीं पे मार्क करो। जो न्यूज़ है, अगर रिलेवेंट न्यूज़ है आपके अनुसार, वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप वहीं पे मार्क करो और एक नोट पतली डायरी में उन जो प्लेसेस में न्यूज़ हैं उनको लिखते जाओ। इससे क्या होगा कि आप उनको फिर कभी मन नहीं है पढ़ने का, तो अपनी डायरी उठाई, पेज पलट लिया, देख लिया उसको देख लोगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में वो ना चर्निंग टाइप सिस्टम बना रहेगा कि हाँ अच्छा ये फ्रांस यूरोप में पड़ता है, अच्छा ये मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया में आता है, भारत साउथ एशिया में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना ये कनेक्ट करेंगी, एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। तो इसलिए भी जब फिर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि आपको पता चलेगा कि जो वोल्केनो हैं, जो हमारे यहाँ पे ज्वालामुखी जिसको हिंदी बोलते हैं, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, मैप के अनुसार अगर आप उनको मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाएंगी। तो हम शुरू करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है, हम इंडियन मानसून के बारे में देखते हैं। भारतीय मानसून, इंडियन मानसून एक्चुअली इतना क्लिष्ट, इतना गुथा हुआ टॉपिक है जिसको अभी तक ज्योग्राफर या फिर साइंटिस्ट जो बड़े बड़े हैं वो कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे सपोज कि हमें जो हमारा मौसम सूचना विभाग है, जब वो जानकारी देता है कि आज बारिश होगी और उस दिन बारिश नहीं होती, तो इसलिए उसका थोड़ा सा प्रोडिक्शन मुश्किल हो जाता है। अब उसके पीछे बहुत से फैक्टर काम करते हैं, इंडियन मानसून इसके पीछे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। एक तो है सबसे पहले जो इसमें टर्म्स आने वाले हैं, जो यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले है ट्रेड विंड। इनको बोलते हैं व्यापारिक पवन। ठीक है। दूसरा इसमें हम यूज करेंगे तिब्बतियन प्लेटू, तिब्बत का पठार। तीसरा हम इसमें यूज करेंगे कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। ये चीज़ें आपको मैं एक ही करके समझाऊंगा, थोड़ा सा समय कम है तो उस हिसाब से आपको डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। चौथा टर्म हम यूज करेंगे इसमें पेरुवियन पोस्ट, पेरू का तट। पांचवा इसमें हम यूज करेंगे इक्वेटर, इसी क्रम में जो भी चीज़ें आगे आएंगी वो फिर हम आगे देखते जाएंगे। ट्रेड विंड्स एक्चुअली क्या होती हैं, हाँ इसमें एक और हम शब्द यूज करेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। फिर आगे और भी कोई अगर शब्द आता है जो बताने मतलब बताना जरूरी होगा तो बिल्कुल आपको हम उससे बताएंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनका हम उपयोग करेंगे। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड विंड्स हमारी होती हैं जो, जैसे मान लेते हैं कि ये थोड़ा रफली बना रहा हूँ तो आप
थोड़ा उस हिसाब से मैनेज करिएगा। ये हमारा हो गया मेडिकल में हो गया। ये हो गया। ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा मैनेज करना भी रफ वर्क है। और ये हमारे हो गया जापान, ट्रेड विंड एक्चुअली क्या होती है, जो 0 से 30 डिग्री के बीच में, अक्सर उस जोन को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। मतलब आप समवेयर यहाँ पर मान लीजिए, थोड़ा सा नीचे है इसके, यहाँ से ऐसे करके मान लीजिए, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो समवेयर अराउंड की यहाँ पर क्या होता है कि पूर्व से, ठीक है, पूर्व से कुछ प्रॉब्लम होती है जो किसी भी तट के पूर्व से पश्चिम बहती हैं, और उनके वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो पानी होता है, यहाँ का जो समुद्र जल होता है, वाटर होता है, ये इसको इधर को तरफ लाती है। जब इधर को लाते हैं तो क्या होता है, इस पानी में गति होती है। गति होने के कारण क्या होता है, पानी गतिज ऊर्जा को प्रदान करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें। और यहाँ पर पानी थोड़ा सा गर्म होता है। गर्म होने की वजह से यहाँ पे होता है डाउन वेलिंग होगा, गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या होगा कि फिर जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ से, इधर को पवने चलेगी। तो फिर उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है इस एरिया में या फिर इस एरिया में बारिश होगी, ठीक है। यही पवनें क्या होती हैं, जब जाती है महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पे जाने के बाद ये क्या करती है, इस पानी को ऐसे यहाँ से ये पवनें ऐसे आ रही हैं, ऐसे इस पानी को ये इधर ढकेलती हुई आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ठंडा जल नीचे से अपवेलिंग होगी, यहाँ पे डाउन वेलिंग होगी, यहाँ पे अपवेलिंग होगी। जब यहाँ पे अपवेलिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ठंडा पानी होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। पानी की जो ह्यूमिडिटी है, जो पानी मॉइस्चर कैपेसिटी है वो हाई होगी यहाँ पर। और क्या होगा कि यहाँ पर पानी जो है वो ठंडा होगा। ठंडा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बारिश वाली कंडीशन, एंटी साइक्लोन कंडीशंस बनेंगी। यही ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, जब इधर पेरू वाले कोस्ट पे आती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे महाद्वीप के पश्चिमी तट पर यहाँ से पानी को हटाती हैं, यहाँ पे अपवेलिंग होती है, ठीक है। इसका एक छोटा सा आपको ये बना के दिखाते हैं। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा हो गया पेरुवियन कोस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जब पवनें इस पानी को इधर हटाती हैं तो ये पानी इधर जाएगा, और फिर ये यूं ऐसे टकरा के फिर ऐसे मूव होगा। तो ये क्या बनती है, इसको बोलते हैं वॉकर सेल, ठीक है। ये वॉकर सेल बनती है। वॉकर सेल जब बनती है
ये जितनी मजबूत होगी उतना हमारा इंडियन मानसून, हमारे भारत में वर्षा की जो मात्रा है, रेन की मात्रा है, उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो जब ये वापर सेल जब कमज़ोर हो जाता है, जब ये वापर सेल सॉरी मजबूत होता है, तो क्या होगा कि यहाँ से पानी इधर जाएगा, इधर आएगा हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यहाँ पे पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, हवा ऊपर उठेगी, हवा जब ऊपर उठती है तो ये समझ अराउंड ये तुम्हारा हो गया इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इस पेरियोडिक कोर्स से ये पवनें चलती हैं तुम्हारी ऐसे, ये इस डायरेक्शन में रहती है। अब ये पवनें इस डायरेक्शन में क्यों हुई? ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण है, घूर्णन दिशा के कारण है, इसके रोटेशनल जो मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से है। और इस टॉपिक पे भी आएंगे, पवनें इस दिशा में क्यों है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। ये इधर जाते हैं और फिर क्या करता है कि जब पृथ्वी का क्या मूवमेंट है, पृथ्वी का मूवमेंट ये है, तो ये क्या करती हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण जब यहाँ पे आती हैं, तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमारे वेस्टर्न घाट की तरफ, पश्चिमी तट की तरफ मूव हो जाती है। बोलते हैं ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून, यही दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब केरल से टकराता है तो इस तट पे वर्षा करता है। अब चूँकि ये हमारा इंडिया का मैप है, थोड़ा सा रफ वर्क है, तो थोड़ा सा वैसा है ना, तो अपने काम चलते हैं। तो ये जो पवनें क्या करती हैं, ये पवनें हमारी इधर एंटर करती हैं, ये केरल कर्नाटक के तट पे बारिश करती है। इधर क्या है, इधर बारिश होती है, जब बारिश इस वाले एरिया में बारिश होती है, इस वाले एरिया में इधर पड़ता है पवन के हमारा जो नीलगिरी और जो पश्चिमी घाट है, इनकी जो दिशा है ये पवनों को रोकती है, ये विंड्स को रोकती हैं। और ये विंड्स को जो भारी भरकम विंड्स होती हैं, इतना मॉइस्चर इनमें होता है, इतना मॉइस्चर होता है कि ये ऊपर तक नहीं जा पाती हैं। ज़्यादा ऊपर तक ट्रेवल ना कर पाने के कारण ये क्या करती हैं, यहीं पर रेन ड्रॉप कर देती हैं। इधर रेन ड्रॉप होता है, इधर लीवर साइड पड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। मतलब जहाँ पे बारिश, पहाड़ के इस साइड बारिश हो गई, जो साइड बच गई उसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अरे ये ऐसे टकराती है, तो एक ये वाली धारा हो गई, फिर यही एक चली जाती है तो गुजरात की तरफ, ये अरेबियन सी से होते हुए गुजरात से इधर एक ये वाला नर्मदा की घाटी में, वैली में प्रवेश करते हुए छत्तीसगढ़ के पठार में, फिर इधर तुम्हारा झारखंड में इधर बारिश कराती है, ठीक है। फिर एक ये जो गुजरात से जाती है अरावली की पैरेलल पड़ जाती है, तो ये ऐसे चढ़ती हुई ऐसे निकल जाती है। इधर पंजाब में थोड़ी बहुत बारिश, फिर हिमाचल में, उत्तराखंड में, इधर ऐसे ही बारिश कराती है। ये मूवमेंट ये होता है विंड का, ठीक है। एक मूवमेंट ये होता है, ये क्या होता है कि इसमें ये जो मूवमेंट होता है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर इकट्ठा करते हुए जाता है। आपने सुना होगा कि नागालैंड और इधर इस एरिया में, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस फोर्स वर्क ही नहीं करता है। समटाइम्स इट क्रिएट्स लाइक साइक्लोन्स कंडीशंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इकट्ठा करता हुआ बारिश मॉइस्चर को लेके जाता है और यहाँ पर बारिश कराता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बारिश होने के बाद भी लोग बोलते हैं ड्रॉट रहता है। ड्रॉट रहने का रीजन ये ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ का है बहुत बेकार है, कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है जिसको फॉलो किया जाए। और उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा मानसून इतना अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी कब बारिश कितनी होगी, कब बारिश कितनी नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है सरकार प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी बन नहीं पा रहा है। तो एक यहाँ से टकरा के जो विंड से वापस होती हैं, ये फिर उधर जाती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, मथुरा, तुम्हारा फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हर जगह बारिश कराती है। पूरा नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। और आपने इन सब चीज़ों में एक चीज़ गौर की होगी कि ये वाला जो कोस्ट है तमिलनाडु वाला, ये वाला, ये बारिश से बच जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो रेंज है यहाँ पर, ये वाली, ये पड़ती है इन जो मानसून विंड्स हैं, दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं, इनके एकदम पैरेलल पड़ जाती है। वो रेजिस्टेंस फोर्स वर्क नहीं करता, तो ये क्या करती है, ऐसे निकल जाती है। इधर तेलंगाना में, उड़ीसा में, इधर भी बारिश कराती है। यहाँ पर बारिश होती है जब मानसून रिट्रीट करता है, मानसून वापस होता है। मानसून वापस होने की अवधि होती है
हमारी अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक, कभी कभी दिसंबर तक एक्सटेंड हो जाती है, डिपेंड करता है ITCZ हमारा कब मूव हो रहा है। ठीक है, ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है कि ट्रेड विंड से इक्वेटर से लगभग 10 से 20 अक्षांश ऊपर और 10 से 20 अक्षांश या 30 अक्षांश तक नीचे ये ट्रेड विंड्स मर्ज करती हैं। ट्रेड विंड्स मर्ज करती हैं तो उससे क्या होता है यहाँ पर लो प्रेशर जो है क्रिएट होता है। सन का जो मूवमेंट होता है उसके अनुसार ये चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे 5 डिग्री या कभी कभी 7, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में 10 डिग्री तक ये मूव कर जाती हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, व्हाटएवर जो भी उस समय होगा उस हिसाब से। जैसे सन का मूवमेंट क्या है, सन में उस समय हीट वेव्स कितनी हैं, उस हिसाब से भी ये ITCZ जो है हमारा डिसाइड होता है। तो उस समय क्या होता है, ITCZ जो होता है ये ऊपर को खिसकने लगता है, मतलब नॉर्थ ITCZ उस समय नॉर्थ की तरफ जो है शिफ्ट होने लगता है, सॉरी साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि सन का मूवमेंट जो होता है उसमें साउदर्न साइड में हो जाता है। जब साउथ की तरफ इधर शिफ्ट होने लगता है तो क्या होता है कि ये पवनें जो होती है, जो मानसून की पवनें इधर जा रही थी, ठीक है, इधर से इधर कहीं पे लो प्रेशर तिब्बत के प्रकार पे क्रिएट होता है और यहाँ से ये पवनें मेडागास्कर वाले एरिया से उठती हुई जाती हैं। वही पवनें जब इधर साउथ साइड में जो हमारा सन का मूवमेंट होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो यही पवनें जब रिट्रीट करती हैं यहाँ से बे ऑफ बंगाल से उठाती हैं, आर्द्रता को ग्रहण करती हैं, मॉइस्चर को ग्रहण करती हैं और हमारे कोरोमंडल तट पे और इधर तमिलनाडु के तट पे भीषण बारिश करती हैं। अब उसी समय पर ये सबसे ज़्यादा एडॉप्टेड कंडीशन है फॉर साइक्लोन चक्रवात एक अलग टॉपिक है, उस पर आएंगे जब हम पाठ्यक्रम में अंदर प्रवेश करेंगे। तो जब इसमें ये प्रवेश करती है तो यहाँ पे बारिश होती है। अब बात यहाँ भी है कि इतनी बारिश होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहाँ पर, उसके बावजूद भी आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले कि चेन्नई में मल्टीनेशनल्स कंपनी ने अपने ऑफिस बंद कर दिए बिकॉज ऑफ उनके पास वाटर नहीं था। उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बोला वर्क फ्रॉम होम करिए। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ है, यहाँ होने का रीज़न ये कि यहाँ पर जो वैली है, हमने वेस्टर्न घाट को बहुत कम छेड़ा है, उसको छुआ नहीं है, मतलब कम से कम उसका दोहन किया है। तो यहाँ पर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी नहीं है, तो सरकार उसके लिए अभी बहुत से प्रोग्राम चला रही है, जैसे हर घर जल और जल जीवन मिशन, ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आप पेपर 2 में जब हम पेपर 2 में जो हम पढ़ रहे होंगे सोशल जस्टिस, उसका ये टॉपिक है जिसमें आप गवर्नमेंट की स्कीम्स, NGO और जो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मानसून का ओवरऑल फिनोमेना यही है कि वो एक टाइम पे, और ये मानसून सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के बारे में ही हम बोलते हैं, मानसून की कंडीशन यहाँ भी डेवलप होती है, यहाँ भी डेवलप होती है। जो इस सिचुएशन को फुलफिल करता है वहाँ पर मानसून की कंडीशन डेवलप होती है। मानसून अपने आप में टॉपिक बड़ा है, प्रश्न आते हैं इससे। हमने बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाई हैं, कोशिश ये रहेगी कि जब हम फुल क्लासेज में आएंगे तो उसकी बारीकियाँ, जैसे आप हमने ये लिखे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। ट्रेड विंड मैंने आपको बता दिया कि 10 से 30, कभी 25, कभी 35 तक भी ले जाती हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है, जो पवनें चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। तिब्बतियन प्लेटू जो है ये हमारा ये वाला एरिया है, तिब्बतियन प्लेटू का ये वाला एरिया जो हमारे मानसून में बहुत योगदान देता है। कोरियोलस फोर्स मैंने आपको बताया पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न होता है, इक्वेटर से जितना आप ऊपर को जाएंगे कोरियोलस फोर्स बढ़ता जाएगा। इसका फॉर्मूला कोरियोलस फोर्स का फॉर्मूला F sin थीटा समथिंग होता है। मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आप जितना जीरो से ऊपर को जाएंगे F sin थीटा या F cos थीटा होता है, मैं देख के इसको बताऊँगा। जितना आप ऊपर जाएंगे, ऊपर इन द सेंस
ऊपर देखो पृथ्वी गोल है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। ये आपको इमेजिन करिए, जैसे आप एक बॉल को लीजिए, बॉल को किधर भी घुमाइए वो हर तरीके से ऊपर है, उसके ठीक नीचे वाला बिंदु नीचे है। इसमें ऊपर नीचे का मतलब मेरा जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब यही, ऊपर का मतलब जो आप इक्वेटर से ऊपरी अक्षांशों में जाएंगे, जैसे ऊपरी लैटिट्यूड्स में जाएंगे, लाइक 0 से 10, 10 से 15। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू मान उसका बढ़ता जाएगा। और फिर पेरुवियन कोस्ट मैंने आपको बताया कि दक्षिण साउथ अमेरिका का जो ये वाला साउथ अमेरिका का ये वाला जो कोस्ट है पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पे मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है। मछली पालन होने की वजह ये ट्रेड विंड्स हैं। यहाँ पर ट्रेड विंड्स जब आती हैं तो क्या करती हैं, अपवेलिंग करती हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया ना, पश्चिम महाद्वीप पे महाद्वीपी जो कॉन्टिनेंटल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल है उसमें, वहाँ पर क्या करती हैं, तो अपने जो विंड्स होती हैं ट्रेड विंड्स, ये जल को, वाटर को धकेलती है, तो नीचे से ऊपर की जगह भरने के लिए नीचे से पानी ऊपर को आता है। तो इस वजह से मछली पालन के लिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच हैं, ठंडा गर्म पानी मिलता है यहाँ पे कभी कभी, तो यहाँ पर मछली पालन के लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरा फिर इक्वेटर मैंने आपको बताया, जो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। ITC मैंने आपको बताया ट्रेड विंड्स का कन्वर्जन एरिया है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और फिर यही कुछ टॉपिक्स हैं जो हम मानसून में, फिर इसके बाद हम कभी जब अल नीनो पढ़ेंगे, ये अल नीनो कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पे ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। जब ट्रेड विंड वीक होती हैं तो पेरुवियन कोस्ट पे जो अपवेलिंग है वो रुक जाती है, तो यहाँ पे पानी गर्म होने लगता है। यहाँ पे पानी गर्म होने लगता है तो क्या होता है, हमारी वापर सेल वीक हो जाती है। वापर सेल हमारी वीक हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो सेम टाइम पे यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे फिर भीषण बारिश होती है, पेरुवियन कोस्ट पे बाढ़ वाली कंडीशंस बन जाती है। तो ऐसा हम आगे पढ़ेंगे। और हम आपसे एक ज़रूरी बात ये करते हैं कि जो दिल से अकेडमी के माध्यम से आप लोगों को, आपके साथ काम करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए नई नई चीज़ें लाते हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जितना हम कर रहे हैं, अगर आप यकीन मानिए, आप अगर अपना 100% देंगे तो आप यकीन मानिए हम अपना 200% देने को तैयार हैं। और मिलके चलेंगे, साथ चलेंगे, इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर चीज़ों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।